हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है ना इंट्रोडक्शन टू इंड एस का लास्ट डे है। लास्ट डे इन द सेंस आज ये चैप्टर कंप्लीट करने वाला है। सो ऑलमोस्ट जो कवरेज है वो लास्ट टू वीडियोस में कर लिया है हमने। आज जो है इन दी फाइनल वर्ज ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे हम सम क्लैरिफिकेशंस ऑफ ITFG एंड उसके बाद जो भी बचा कुचा क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट टू लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले चीज, एप्लीकेशन ऑफ इंडेस। इंडेस अप्लीकेबल हुआ इन इंडिया में मेजरली इन 4 डिफरेंट टाइम्स। तो फिर एक तो कंपनीज के ऊपर आया, सेकंड आया NBFCs के ऊपर, देन बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो अगर बताऊं मैं यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इसके ऊपर अभी तक फर्दर नोटिफिकेशन वेट करना पड़ेगा। यानी till now there is no application of Ind AS on banking companies as well as insurance companies. फर्दर नोटिफिकेशन तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। देन आते हैं कंपनीज के ऊपर। कंपनीज के ऊपर कब अप्लाई हुआ? तो फर्स्ट थिंग इज दैट वॉलंटरी एप्लीकेशन दिया गया ऑन 1 अप्रैल 2015 along with the comparatives। 1 अप्रैल 2015 along with the comparatives कंपनीज को ऑप्शन दिया गया कि वॉलंटरी अडॉप्ट करें। देन कम्स द फेज 1। फेज 1 में क्या था? फेज 1 अप्लीकेबल कब से हुआ? सो हम सिंपली यहाँ पे डेट्स लिखते हैं: 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ठीक है, तो फर्स्ट 3 जो है ये कंपनीज के ऊपर अप्लीकेबल थे, एंड ये वाला जो है ये NBFCs के ऊपर। कूल। 2015 का जो है वो वॉलंटरी एप्लीकेशन था, एंड सेकेंड 2016। 2016 में लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी एंड नेटवर्थ कितना होना चाहिए था? 500 और अबाव। कूल। 2017 का क्या था? लिस्टेड और अनलिस्टेड। अब लिस्टेड में क्या था? लिस्टेड कंपनीज एंड नेटवर्थ बिलो 500 करोड़। एंड अनलिस्टेड में क्या था? अनलिस्टेड एंड नेटवर्थ शुड बी अप टू 250 करोड़। ये था कंपनीज का। अगर NBFs का देखा जाए, NBFCs का दो था, एक 2018 एंड 2019। 2018 में एप्लीकेशन के साथ कि लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, एंड नेटवर्थ शुड बी मोर देन 500 करोड़। राइट? याद आ रहा है? जूम वाले, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? Yes, हाँ, sir. रिस्पॉन्स दे दो फिर। देन कम्स दी अनलिस्टेड कंपनीज का, सॉरी NBFCs का 2019 का एप्लीकेशन, विच वाज अ मैंडेटरी एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे क्या था? अनलिस्टेड कंपनीज में हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 करोड़ एंड अप टू 250 करोड़। राइट? एंड उसका डायरेक्ट होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स जो अबाउ कवर हो रहे क्लॉज A क्लॉज B में, उनको भी अप्लीकेबल होगा इंडिया का कंप्लायंस। राइट? एंड यहाँ पे सबसे मेजर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? 2015 में कंपनीज को वॉलंटरी एप्लीकेशन दिया था वेर इन दे कैन अडॉप्ट द इंडियस वॉलंटरीली। लेकिन यहाँ पे NBFCs को वॉलंटरीली एडॉप्शन अलाउड नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि इन केस NBFC अगर अबव क्राइटेरिया में, दैट इज लिस्टेड वाला 500 नेटवर्थ वाला और अनलिस्टेड वाला 250 टू 500 वाला, इसमें अगर फॉल नहीं होते तो फिर उस केस में NBFC वॉलेंट्री अप्लाई नहीं कर सकता। NBFC वॉलेंट्रीली अप्लाई नहीं कर सकता। वो अगर फॉल होता है अबाउ क्राइटेरिया में, तब जाके वो ये इंडेस अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसका एक केस है, वो भी ले लेते हैं हम। देन सेम इंडेस ऑन बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी अभी तक नोटिफाइड नहीं है। देन देखे थे हमने, क्या देखा था कि नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब ये नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो है क्वेश्चन है कि whether it will be as per AS or Ind AS net worth calculation। Anyone?
नेटवर्थ कैलकुलेशन जो कर रहे हैं हम, वो एज पर इंड एस है या एएस है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस? पता नहीं पता? मैं बताऊँ? ठीक है चलो, एज पर एएस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अब तक जो फॉलो कर रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़, मतलब नेटवर्थ अगर क्रॉस करता है उसके बाद अपन इंडिया अप्लाई करने वाले हैं, राइट? समझ रहा है? Yes, sir. हम्म। सो Yes. इंडेस कब आएगा? आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। तो उसके पहले क्या फॉलो कर रहे थे? एएस। तो एएस के हिसाब से हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे। अगर नेटवर्थ जो भी क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है तो फिर उस केस में हम नेटवर्थ कैलकुलेट, सॉरी, उस केस में इंडेस अप्लाई करेंगे, राइट? सो नेटवर्थ कैलकुलेशन वुड बी पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, ऐड करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस क्या है ये? पीएनएल, जनरल रिजर्व, ये सारे आएंगे। देन अक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो जो भी है लेस कर देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लेस कर देंगे, तो फिर अपना नेटवर्थ कैलकुलेशन आएगा। तो एक और चीज यहाँ पे बताया था मैंने कि अगर इसॉप रिजर्व है, तो इसॉप रिजर्व है उसको कैलकुलेट करने इंक्लूड करेंगे, बट इन केस होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व और अमालगमेशन रिजर्व, तो इस केस में इन दोनों को इग्नोर करेंगे। कुल। देन पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारे जो है ना, एंड अनलिस्टेड कंपनीज बिलो नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ वुड बी कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ तक किया था हमने? यहाँ तक कुछ डाउट है? ओके, लेट अस स्टार्ट द मेन कंटेंट। हमने देख लिया कि कंपनीज के ऊपर अप्लाई करता है इंड एस, देन एनबीएफसी के ऊपर करता है, राइट? अब आगे जो है एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें बताना कि वेदर दी कंपनीज विल बी कवर्ड अंडर इंड एस और नॉट। लिखना है तो लिख लो एग्जांपल। कंपनी है पीपी लिमिटेड, विच इज अ नॉर्मल कंपनी, ओके? लिस्टेड है एंड नेटवर्थ इज ₹650 करोड़। कूल। ये कवर होगा इंड एस में? Yes. देन इसका एक सब्सिडी है, सब्सिडी है विच इज अनलिस्टेड, एंड ये एनबीएफसी है, एंड देन इसका नेटवर्थ जो है इज ₹160 करोड़। अब ये चीज बताओ मुझे कि पीपी लिमिटेड का ये हुआ इज विद इन द कंप्लायंस ऑफ इंड एस, राइट? सो इसका सब्सिडी जो एनबीएफसी है, सब्सिडी जो एनबीएफसी है वो कवर हो गया या नहीं इंड एस के कंप्लायंस में? बताओ बताओ। होगा। होगा? क्यों? वाई? अच्छा चलो, ये इसका डेट भी बता दो साथ में, ये जो है ना कब आएगा और कैसा आएगा? फेज 1, फेज 2? Phase 1, 1st April 2016. फेज 1 1 अप्रैल 2016, राइट? along with comparatives। ये तो समझ गया। ओके, एंड क्लॉज ए के हिसाब से होगा।
चलो अब ये जो सबसी है इसका क्या है, ये कवर होगा नहीं होगा, क्या होगा? कोई ने बताया था ना कि होगा करके, किसी ने तो आंसर किया था। चलो मैं बता देता हूँ। अब ये जो कंपनी सब्सिडी है, दिस इज एन अनलिस्टेड कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड जो है वो एनबीएफसी है। तो नॉर्मली यहाँ पे इंडियस के हिसाब से क्या है कि अगर इनकेस एनबीएफसी है, इन केस कंपनी जो है वो एनबीएफसी है, तो वो डायरेक्ट वो जो सी वाला क्लॉज है, जो होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, उसके अंडर डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है, यानी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। अब पीपी की लिमिटेड को इंडेस अप्लाई हुआ, मतलब इंडेस के कंप्लायंस में आ गया। तो अगर सबसी है, सबसे अगर एनबीएफसी है, इनकेस कंपनी होता, अगर नॉर्मल कंपनी होता वो कवर हो जाता एज पर क्लॉज सी, बराबर। लेकिन यहाँ पे ये एनबीएफसी है, तो फिर एनबीएफसी के लिए अलग से डेट दिया है, दैट इज 2018 एंड 2019। हमें वो चेक करना पड़ेगा कि 2018 एंड 2019 के क्राइटेरिया में ये पर्टिकुलर सब्सिडी है वो आ रहा है कि नहीं। अगर इनकेस आ रहा है देन वेल एंड गुड, इंडियस अप्लाई होगा। अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये जो सब्सिडी है वो होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा। समझा क्या बोला? Yes, sir. Yes. फिर से बताओ। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, कि एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल है रोहित लिमिटेड। रोहित भाई, बर्थडे के दिन में तेरा नाम पे एक कंपनी बना दिया देख मैं, रोहित लिमिटेड। अब यहाँ पे जो है ना, दिस इज एन एनबीएफसी, नेटवर्थ इज रुपीज 700 crore एंड लिस्टेड एज वेल। इसका एक सब्सिडी है पीपी लिमिटेड। दिस इज अ कंपनी विच इज अ नॉर्मल कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। कुल, और इसका जो नेटवर्थ है रुपीज 500 crore है। ठीक है, एक मिनट, इसको कर देते हैं 500 crore और इसको कर देते हैं रुपीज 400 crore एंड कंपनी इज लिस्टेड एज वेल। ओके, तो सबसे पहले चीज, हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। कैसा है? 2015, 2016, 17, 18 एंड 19, बराबर। अब स्टार्टिंग फेज में किसके ऊपर आया? कंपनीज के ऊपर, एंड उसके बाद एनबीएफसी के ऊपर आया। तो पहला पहला क्राइटेरिया किसका चेक करेंगे? कंपनीज का चेक करेंगे, विच इज पीपी लिमिटेड। यस, नो? Yes. अब कंपनी है एंड नेटवर्थ इज राउंड अबाउट 400 crore और उसके बाद लिस्टेड है। सो व्हाट डू यू से कि ये कवर होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। एज पर क्लॉज और डेट, कौन से फेज में होगा, उसका क्लॉज क्या है एंड डेट बता दो। Phase 1, Clause 2, 1st April 2017. फेज वन, Phase 2. Phase 1 या 2? अच्छा फेज वन में होगा या फेज टू? बताओ बताओ बताओ, Phase 2. Phase 2. क्यों फेज वन Phase फेज टू? 2 Clause इतना 1. कंफ्यूजन क्यों है? सिंपल ये याद रखना कि फेज वन में जो है नेटवर्थ इज 500 crore का है, फेज टू में जो है नेटवर्थ इज 250 crore से लेके 500 फॉर अनलिस्टेड, एंड लिस्टेड के लिए लेस देन 500 crore। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन 500 crore एंड लिस्टेड है, तो फिर फेज टू में आएगा क्लॉज ए, एंड डेट को क्या होगा? 2017, 1st April 2017। ओके, कूल, समझ रहा है? Yes. अब यहाँ पे जो है ना क्लॉज जो सी था, क्लॉज नंबर सी, क्या था क्लॉज नंबर सी? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, ये अप्लाई होगा रोहित को, होगा या नहीं? क्योंकि रोहित ये नहीं एनबीएफसी है, होगा। ये ध्यान में रखो, रोहित एक एनबीएफसी है। तो रोहित का अपना क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। अपना क्राइटेरिया क्या है? 18-19 का क्राइटेरिया क्या है कि अगर लिस्टेड है, अनलिस्टेड है एंड 5 करोड़ 500 crore से अबव है, और इट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड, जो टर्नओवर है इज अप टू 50, और सॉरी नेटवर्थ इज अप टू 250 crore, राइट? तो रोहित लिमिटेड का 500 crore से अबव जा रहा है एंड लिस्टेड है,
तो रोहित को कब से अप्लीकेबल होगा, इंड एस कब से अप्लीकेबल होगा, अप्लीकेबल फ्रॉम 2018। 2018। क्लियर है, एनी डाउट? हम्म, सिंपल। और कल हमने एक क्लैरिफिकेशंस देखे थे, राइट? क्लैरिफिकेशंस क्या था? सबसे पहले मेरा कंपनी है, लेट्स से एग्जांपल ए लिमिटेड, विच इज एन इंडियन कंपनी, एंड इसका जो है ना फॉरेन कंपनी सब्सिडी है, फॉरेन सब्सिडी, ठीक है, इसका फॉरेन सब्सिडी है। जब ये कंपनी जो है ये इंडियस कंप्लायंस में आ रहा है, इंडियस फॉलो कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी को इंडियस फॉलो करना पड़ेगा क्या? मतलब ये क्वेश्चन है कि whether this company has to follow Ind AS as per the parent company, yes no? यस। yes, क्यों? चलो मैं बताता हूँ। एक क्लैरिफिकेशन क्या बताया था कि इन केस द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी एंड इट हैज अ फॉरेन सब्सिडरी, तो उस केस में द इंडियन कंपनी जो भी है, जो भी इंडियन कंपनी है, इट हैज टू फॉलो Ind AS। वो क्या फॉलो करेगा? Ind AS फॉलो करेगा। बट द फॉरेन कंपनी के ऊपर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि वो Ind AS फॉलो करे, क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, तो Ind AS फॉलो कैसे करेगा? सिंपल। वो अदर कंट्री में, कोई फॉरेन कंट्री में, तो फिर फॉरेन कंट्री का जो भी लोकल गैप है, लोकल गैप है नहीं, उनका लोकल कोई आईएफआरएस है, लोकल का कोई भी इंडियस टाइप ही कुछ और होगा, दैट इज मेजरली आईएफआरएस, तो आईएफआरएस के हिसाब से बुक्स मेंटेन कर सकता है, राइट? कैन प्रिपेयर एज पर लोकल गैप। एंड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा? अब यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, वो कौन है? इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी विच इज फॉलोइंग Ind AS, तो कंसोलिडेशन कौन करना पड़ेगा? इंडियन कंपनी करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन क्या करना पड़ेगा? जो भी कंसोलिडेशन होगा शुड बी एज पर Ind AS। एंड यहाँ पे अब क्या हो गया, जो फॉरेन कंपनी है वो तो लोकल गैप के हिसाब से अकाउंट्स बना रहा था उसका, राइट? तो अब यहाँ पे जो भी फॉरेन सब्सिडी है उसके पास दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, प्रिपेयर करो जो भी उसका जो अकाउंट्स है, जो भी बुक्स है, वो एज पर दियर लोकल गैप, एंड उनका जो डेटा है वो एज पर Ind AS, जो है ना एज पर Ind AS, उसके होल्डिंग कंपनी को डेटा भेजना पड़ेगा। कैसे, किसके हिसाब से भेजना पड़ेगा? एज पर Ind AS। तो यहाँ पे फॉरेन सब्सिडी जो है उसके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना खुद का मेंटेन करेगा, एंड सेकंड चीज जो भी Ind AS है फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, एज पर Ind AS वो बुक्स अपने जो भी डेटा है वो एज पर Ind AS शेयर करेगा अपने होल्डिंग कंपनी को। क्लियर है ये? यस नो? एक और बार बताओ। चलो फिर क्लियर। से सुन लो, सुन लो। यस। अपना ए लिमिटेड है, विच इज एन इंडियन कंपनी। सो इंडियन कंपनी है और क्राइटेरिया में आ रहा है फेज 1 फेज 2 के, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में ये Ind AS में अप्लाई होगा। तो अब Ind AS अप्लाई हो गया। नेक्स्ट चीज कम्स दी फॉरेन कंपनी, फॉरेन सब्सिडी। अब फॉरेन सब्सिडी क्यों बोल रहा हूं मैं? ये कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, ओके? ये कहीं बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया, तो फिर वहां पे तो Ind AS अप्लीकेबल नहीं होगा, विच इज आउटसाइड इंडिया, राइट? तो फिर वहां पे जो है, वहां पे वो जो कंपनी फॉरेन सब्सिडी है वो मेंटेन कर सकता है बुक्स एज पर दियर लोकल गैप। लोकल गैप इन द सेंस, जैसे इंडियस अपने इंडिया में है, इंडिया इंडियस इज अ लोकल गैप फॉर इंडिया, वैसे ही वहां पे भी एक अलग सा लोकल गैप होगा, मे बी आईएफआरएस हो सकता है, तो आईएफआरएस के हिसाब से उसका बुक्स मेंटेन कर सकता है। यहाँ तक समझा? अब आता है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा कि ए लिमिटेड को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, राइट? और फॉरेन सब्सिडी का जो डेटा है वो एज पर दी आईएफआरएस फॉर्मेट है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए लिमिटेड को।
तो इसके लिए क्या होता है, फॉरेन सब्सिडरी के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज उसका लोकल बुक्स मेंटेन करो एज पर द लोकल गैप, एंड अदर वन शुड बी कि उसका जो भी डेटा है वो शेयर करेगा एज पर इंडियाज फॉर्मेट, इंडियाज के फॉर्मेट में शेयर करेगा उसके होल्डिंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी एनबीएफसी इज अ होल्डिंग कंपनी, पीपी लिमिटेड which is a normal company and has to comply Ind AS, एंड यहाँ पे एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी which is listed as well, बट इसका नेटवर्थ जो है ना अनलिस्टेड है, एंड नेटवर्थ इज अप टू 250 करोड़। 150 करोड़। ये एग्जांपल कुछ समझ रहा है क्या? पीपी लिमिटेड एक कंपनी है, उसका सब्सिडी एनबीएफसी है, पीपी लिमिटेड को इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा, और एनबीएफसी को जो है ना अनलिस्टेड कंपनी है एंड नेटवर्थ इज अप टू 150 करोड़। अब ये बताओ कि ये कंपनीज जो पीपी लिमिटेड इंडेक्स फॉलो कर रहा है, एनबीएफसी कवर्ड है कि नहीं एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स में? बताओ एनीवन, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो। नहीं। नहीं होगा? पक्का? नहीं होगा क्योंकि नेटवर्थ इज बिलो 250 करोड़, एंड ये जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है सब्सिडी और होल्डिंग देन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, ये अप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर, एनबीएफसी का ऊपर, क्योंकि एनबीएफसी का अपना एक क्राइटेरिया है टू बी फॉलोड। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एनबीएफसी है वो क्या फॉलो करेगा फिर? एनबीएफसी विल फॉलो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट जो कंपनी है पीपी लिमिटेड वो क्या फॉलो कर रहा है? इंड एएस, राइट? पेरेंट कंपनी इज फॉलोइंग इंड यस। एएस एंड एनबीएफसी इज फॉलोइंग एएस। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के टाइम में दिक्कत आएगा नहीं? आएगा ना? आएगी। पेरेंट कंपनी इंडेस फॉलो कर रहा है एंड और ये जो एनबीएफसी एएस है, तो उसके लिए यहाँ पे एनबीएफसी के ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट थिंग, उसका बुक्स मेंटेन करो एज पर एएस, एंड सेकंड उसका जो डेटा है, जो भी डेटा वो जो है वो एज पर इंडियस अपने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करे, दैट इज शेयर द एनबीएफसीज डेटा एज पर इंडियस के फॉर्मेट में टू पेरेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। कूल, समझा? कुछ यहाँ पे यस। ज्यादा ये दिमाग लगाने की चीज नहीं है, सिंपल है। फॉलो देखना है कि इंडेस के अंडर फॉलो हो रहा, एएस के अंडर फॉलो हो रहा। अगर इंडेस के अंडर फॉलो हो रहा है, वेल एंड गुड, अपने कंसोलिडेशन वगैरह करने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इनकेस सब्सिडरी जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, तो फिर सिंपल है, वो बुक्स मेंटेन करेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड जो है ना डेटा जो शेयर करेगा पेरेंट के साथ वो होगा एज पर इंडेस। अब ये सोचेंगे कि कैसा शेयर करेगा, क्या करेगा, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो पर्टिकुलर सब्सिडी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसा डेटा शेयर करेगा अपना पेरेंट को। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सब्सिडी के ऊपर। ये जो है ना स्पेसिफिकली हम किस में पढ़ेंगे पता है क्या? ये कंसोलिडेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा शेयर करना है। ठीक है, सिंपल। एनी डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़े फिर। रोहित समझ रहा है ना? क्या हुआ यार, हैंग हो गया? ओके, ओके, चलो। अब एक क्लैरिफिकेशन पढ़ते हैं आईटीएफजी का। व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन? एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। लेट्स से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज
भूमि लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इन डीएस के कंप्लायंस में आ रहा है। इसका सब्सिडी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। सो यहाँ पे जो है ना इंडियस के कंप्लायंस देखने हैं अपने 2014 का, ये देखते हैं कट ऑफ डेट, राइट। अब ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड तीन सारे कंपनीज है, सब्सिडी कंपनीज। ए लिमिटेड क्या हुआ 2014 का भूमिका ये देख लिया कि क्या कि इसका नेटवर्थ अबाउ 2000 मतलब अबाउ 500 करोड़ या 250 करोड़ जा रहा है या नहीं, वो देख लिया, कंप्लाई कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ है 2015 में ए लिमिटेड को सोल्ड आउट या फिर डीमर्ज बोलो, कि ए लिमिटेड को क्या किया, बेच दिया। इन्वेस्टमेंट जो है ना सारा जो ए लिमिटेड में वो बेच दिया। ये होगा 31 मार्च, 31 मार्च 2014 में इसका भी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सोल्ड आउट कर दिया। यानी अभी जो भूमि लिमिटेड है, भूमि लिमिटेड इज नॉट अ पेरेंट होल्डिंग कंपनी इन 2014 एंड 2015 फॉर ए एंड बी लिमिटेड, राइट। एंड इसका जो है ना सी लिमिटेड का, ये 31 दिसंबर 2016 में इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, सेल आउट कर दिया। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे ऊपर कि वेदर दिस कंपनीज ए बी सी लिमिटेड जब कंसोलिडेशन करेंगे एज पर इंड एस, तो फिर ये सारे कंपनीज ए बी सी कवर हो गए कि नहीं। यानी 2016 में हम जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर ए बी और सी ये तीनों कंपनीज को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे या नहीं, ये बताओ। अब तक के जो भी पढ़े हैं ना उसके बेसिस में। एनीवन, सिंपल है, बेसिक नॉलेज लगाओ। आई थिंक जो सी को करेंगे। सिर्फ सी इंक्लूड होगा, ओके कूल। बाकी के दो लोग, राइट। अब क्या है क्लैरिफिकेशन में क्या दिया है। फर्स्ट थिंग हम क्राइटेरिया चेक करेंगे नेटवर्थ का, राइट। क्राइटेरिया चेक किए, भूमि लिमिटेड इज कवरिंग एज पर दी इंडेस, इंडेस के कंप्लायंस में आ गया। देन ए लिमिटेड, अब ए लिमिटेड क्या हुआ, ए लिमिटेड का फर्स्ट क्या था, बी लिमिटेड का देखते हैं। बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014, अच्छा मार्च ने को इसको चेंज करते हैं हम, दिसंबर कर देते हैं। हम्म, सबसे पहले बी लिमिटेड। बी लिमिटेड 2014 के बेसिस में अगर 2014 में सोल्ड आउट किया यानी इन्वेस्टमेंट सेल आउट किया, और जो भूमि लिमिटेड है इज नॉट अ पेरेंट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, बराबर। तो हम कब बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 2016 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें ये चेक करना है कि हमारा होल्डिंग्स यानी कंपनीज में जो भी कंपनीज है ए बी सी में होल्डिंग्स एज ऑफ 2016 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखे जाए बी लिमिटेड में होल्डिंग इज नॉट देयर ऑन 2016, 1 अप्रैल 2016 में है नहीं, तो फिर इस केस में बी लिमिटेड इंक्लूड नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। देन कम्स ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का भी काम ये नहीं है, होल्डिंग नहीं है हमारा कंपनीज में, क्योंकि सोल्ड आउट किया ऑन 15 दिसंबर 2015, तो ये कंपनी भी नहीं आएगा। बट ये कंपनी जो है ना, ये वाला सी लिमिटेड, अब सी लिमिटेड जो है एज ऑन, यार हैंग क्यों हो रहा है बार बार। अच्छा यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, सी लिमिटेड जो है एज ऑन 1 अप्रैल 2016, सी लिमिटेड के पास, सी लिमिटेड एग्जिस्ट करता है एज ऑन 2000 1 अप्रैल 2016 एज अ सब्सिडरी। तो फिर एज अ सब्सिडरी तो फिर उस केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सी के इंक्लूड करते हुए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। एंड जो भी सोल्ड आउट प्रोसीजर है वो पूरा जो है ना वो कंसोलिडेशन में पड़ेंगे। बट सिंपल चीज है एज ऑन 1 अप्रैल हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, तो यस सी लिमिटेड को इंक्लूड करेंगे। सिंपल, कुछ डाउट है। यस नो।
फिर से बताओ, कुछ होगा ना? नो डाउट्स। ओके, क्लियर है ये सिंपल क्लैरिफिकेशन? ओके, सो मेजर चैप्टर यानी पूरा कंसेप्ट तो कवर हो गए। हम जाते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। क्वेश्चन बैंक में आई गेस ऑलमोस्ट क्वेश्चंस भी कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ है, 6 भी हो गया है। अगर चाहो तो एक बार देख लेना, किया था ना 6 वाला क्वेश्चन? हाँ किया। देन क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अब देखे या ब्रेक के बाद देखे? क्योंकि मीटिंग एंड होने वाला है विद इन 3 मिनट्स। चलो क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन में आ जाओ तुम लोग, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। एबीसी इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री हैज अ नेटवर्थ ऑफ 700 करोड़। कितना है नेटवर्थ? ए बी सी 700। इनकॉर्पोरेशन 700 करोड़ है। Then comes it has two subsidiary company X whose net worth is as on 31st March 2000 600 crores and company Y जिसका net worth is 150 crores। ठीक है, whether the company X and Y would be required to follow Ind AS from the accounting periods commencing from 1st April 2016 on the basis of net worth or on the basis of net worth of ABC। अच्छा, तो इसका दो सब्सिडी है, ए सॉरी एक्स एंड वाई ना, एक्स एंड वाई। एक्स का जो नेटवर्थ है, एक्स का नेटवर्थ कितना है? 600 करोड़, एंड वाई का जो है 150 करोड़। ठीक है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 1 अप्रैल से इनको कंप्लाई करना पड़ेगा या नहीं। 1 अप्रैल 2016 से इनको कंप्लाई होगा। अब कंप्ली जो भी कंप्लायंस है, इंडिया का कंप्लायंस शुड बी बेस्ड ऑन नेटवर्थ ऑफ एक्स और वाई, और या फिर एबीसी आईएनसी, ये हमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, समझा क्वेश्चन? अभी इसका एक बार आंसर आंसर इन द सेंस आंसर फॉर्म कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं। ठीक है, एक जन मीटिंग का लिंक बना के भेज दो ग्रुप में, उसको ये कर देंगे 5 मिनट ब्रेक लेके। ओके, यस नो, कुछ रिस्पॉन्स दे दो। यस। ओके, ओके। ओके चलो, बाय। चलो, इसका एक बार ये फिर से पढ़े के क्वेश्चन, या फिर बताओ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एबीसी आईएनसी है, और यहाँ पे एक और हिंट क्या है, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है। अब इसके दो सब्सिडी है, एक एक्स लिमिटेड और एक वाई लिमिटेड। कंपनी एक्स लिमिटेड नहीं है, सिर्फ कंपनी एक्स है और वाई है। कंपनी एक्स का जो है वो 600 करोड़ नेटवर्थ है, एंड कंपनी वाई का 150 करोड़ नेटवर्थ है। ठीक है, अब बताओ कि कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, ये तो जो है ना इंडेस में आएगा या नहीं, मतलब इंडेस कंप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, और करना पड़ेगा तो फिर कौन से केसेस में, मतलब एक्स के जो टर्नओवर है, टर्नओवर बोल रहा नेटवर्थ है उसके बेसिस में, और एबीसी आईएनसी के जो नेटवर्थ है उसके बेसिस में करना पड़ेगा, कौन से बेसिस में करना पड़ेगा, और इसका ये नेटवर्थ है 700 करोड़। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, सिंपल, ये नॉलेज बेसिक नॉलेज अभी तक जो पढ़े उसके बेसिस में क्या होगा वो बता दो। सर एक्स वाई के बेसिस में देखेंगे। एक्स वाई के बेसिस में देखेंगे, क्यों? आंसर तो सही है, बिकॉज क्योंकि सर हम एबीसी फॉरेन कंपनी एबीसी है। लिस्टेड नहीं। एबीसी लिस्टेड है बट इन फॉरेन कंपनी, बट हम जो लिस्टिंग क्राइटेरिया देखेंगे, देखो फॉर द पर्पस ऑफ नेटवर्थ लिस्टेड कंपनी है, अगर वो कंपनी जो है ना वो कंपनीज एक्ट में लिस्टेड है 2013, देन इट इज कवर्ड इन इंडिया। इंडिया में है तो फिर उसको इंडिया फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एबीसी आईएनसी जो बोल रहा है
इट इज अ फॉरेन कंपनी, और यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ बताया नहीं कि कंपनी एक्ट में लिस्टेड या नहीं है, तो फिर अपना बेसिक अजम्पशन क्या होगा, ये कंपनी एक्ट में लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट में लिस्टेड नहीं है, तो फिर हम इसका जो क्राइटेरिया है 700 वो इंक्लूड ही करेंगे नहीं, क्योंकि एज पर कंपनी एक्ट 2013 ये कंपनी है ही नहीं इंडिया में, राइट। बट यहाँ पे जो एक्स है वाई है सब्सिडी, एक्स जो है वो लिस्टेड है क्या, लिस्टेड हो नहीं लिस्टेड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट नेटवर्थ इज 600 करोड़ के अबव है, बराबर। क्योंकि लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो एंड नेटवर्थ शुड बी मोर देन 500 करोड़, तो एक्स जो है ना वो तो कवर हो जाएगा, राइट। Yes, sir. एज पर फेज 1 अगर लिस्टेड होगा तो फिर क्लॉज ए से, अनलिस्टेड होगा क्लॉज बी से। देन वाई जो है, वाई का क्राइटेरिया क्या है, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अगर लिस्टेड हो तो फिर 500 करोड़ से अबव होना चाहिए, अनलिस्टेड हो तो 500 करोड़ के अबव। फेज 1 में, फेज 2 में क्या है, लिस्टेड हो एंड जो नेटवर्थ है वो बिलो 500 करोड़ होना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिया है कि लिस्टेड अनलिस्टेड, कुछ नेटवर्थ इज, बस सिंपल बोला है। तो फिर यहाँ पे हम बेसिक अजम्पशन क्या लेंगे कि ये अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है एंड जो 150 करोड़ के मतलब 250 करोड़ के नीचे है, दैट इज 150। तो फिर इस केस में एक्स को अप्लाई, वाई क्यों अप्लाई होगा, इंडेस, No. नो, सिंपल। ये यही क्लैरिफिकेशन आईटीएफजी ने दिया था। आईटीएफजी क्या है, आईटीएफजी इज इंडेस टेक्निकल फैसिलिटेशन ग्रुप। जो ऐसे कोई इशू आता है, कोई भी इशू आएगा इंडेस के रिलेटेड या सारे इंडेस के रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंडेस के रिलेटेड, तो ये जो ग्रुप है ये इशू करता है सोल्यूशन की क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये इन्होंने इशू किया कि कंपनी एक्स इज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 600 करोड़ at the end of the financial year 15-16 would be required to prepare the financial statement for the accounting period commencing from 1st April 2016 as per Ind AS, बराबर, Indian Accounting Standards. While company Y net worth 150 in the year 15-16 would be required to prepare the books as per 2016, यानी क्या, क्योंकि क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है किसका, वाई का, तो फिर ये जो है ना वो कंप्लाई करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर कंपनी रूल्स 2016। यहाँ तक समझा। अब आते हैं कंपनी एबीसी, फॉरेन कंपनी है एबीसी, इज नॉट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो जब भी अपन फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो देखेंगे कि कंपनीज एक्ट में लिस्टेड है क्या नहीं, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो फिर उस केस में हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्राइटेरिया, अगर नहीं है तो फिर इट इज नॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनी एक्ट दो थे, एक 13 का था, एक 1956 था। कोई भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो फिर उस केस में वो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंपनीज रूल 2015, ठीक है। फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडिया। हमने पढ़ा था एक क्लैरिफिकेशन की, अगर फॉरेन कंपनी, पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो फिर वो क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कंपनी को एज पर दी लोकल गैप, जो भी कंट्री में वो रजिस्टर्ड है उसके लोकल गैप के हिसाब से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। द नेटवर्थ ऑफ द फॉरेन कंपनी बेसिस नहीं होगा, ठीक है, ये तो सिंपल है। रीड कर लो, देख लो एक बार क्वेश्चन को, कुछ डाउट है तो पूछ लो। सिंपल था। यस नो, कुछ रिस्पॉन्स दे दो। Yes, sir. डाउट है, फिर से एक्सप्लेन करूं। Clear, sir. क्लियर है, ओके, थैंक यू। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार पढ़ लो एंड इसके बेसिस में बताओ कि कौन सा कंपनी को क्या अप्लाई होगा along with the date and the phase. रीड करें क्वेश्चन को, कोई बताएगा क्वेश्चन में क्या है, ट्राई कर लो। मे बी इलस्ट्रेशन आईसीआई के मॉड्यूल के लास्ट इलस्ट्रेशन है ये, तो फिर ये तो आना चाहिए।
ठीक है चलो। As per roadmap, Ind AS is applicable to company X. कंपनी X क्यों नहीं चल रहा? नॉन फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी यानी क्या है? ये बता रहा है नॉन फाइनेंस कंपनी यानी नॉर्मल कंपनी है विच इज नॉट एन एनबीएफसी. ओके, इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी वाई. एनबीएफसी. कंपनी वाई इज अनलिस्टेड कंपनी, NBFC company having net worth of 400 crores. What will be the date of applicability of Ind AS for the company X and company Y? If Ind AS applicability date for the parent NBFC is different from the applicability of corporate, then how will be consolidated financial statement of parent company can be prepared? अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज है कंपनी X, कंपनी Y, अनलिस्टेड NBFC है. राइट, देन इसका जो सब्सिडी है, इसका सब्सिडी है वो है कंपनी X एंड कंपनी Y का नेटवर्थ इज 400 करोड़. ठीक है, एंड कंपनी एक्स का कितना है? कंपनी एक्स का नहीं दिया है क्या? नहीं दिया. व्हाट विल बी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेट ऑफ इंडिया ऑन कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई? चलो ये बताओ कि कंपनी वाई के ऊपर इंडिया एप्लीकेबल है कि नहीं? एनीवन? जल्दी Yes, जल्दी. एप्लीकेबल है. कब से? डेट, डेट डेट डेट. 1st April 2000 2019. 1 April 2019, राइट. अब सबसे पहले मैं बताया हम जाएंगे एज पर दी सीक्वेंस 16, 17, 18, 19. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किसका? कंपनी एक्स का विच इज नॉट अ फाइनेंस कंपनी. फाइनेंस कंपनी यानी क्या है? ये जो कंपनी है ना, ये एनबीएफसी नहीं है, ये नॉर्मल कंपनी है. तो ये कंपनी का मुझे क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा ना. अब ये क्राइटेरिया कुछ यहाँ पे दिया नहीं है. कंपनी एक्स इज नॉन सब्सिडी ऑफ एक्स. ठीक है, अब कंपनी एक्स जो है वो नॉर्मल कंपनी है. तो इसका अगर ये बताओ कि अगर इनकेस ये लिस्टेड है और 500 करोड़ के अबव है, तो फिर इस केस में ये फेज वन में कवर होगा एंड ये कवर होगा फेज वन में. फेज वन में जो है 2016 में. ठीक है, तो अब फेज वन में कंपनी एक्स कवर हो गया, राइट. तो अगर फेज वन में कंपनी एक्स कवर हो गया तो फिर कंपनी वाई जो है एनबीएफसी वो भी कवर होगा क्या फेज वन में 2016 में? No, sir. नो. क्यों? क्योंकि एनबीएफसी का अपना एक क्राइटेरिया है विच विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम 2018 एंड 19, राइट. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसका अपना क्राइटेरिया देखना पड़ेगा एंड 2018-19 से अप्लाई करना पड़ेगा. ओके कूल. अब यहाँ पे क्या पूछ रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या दे रहा है यहाँ पे? हाउ विल द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एनबीएफसी बी प्रिपेयर्ड? अब समझो फॉर एग्जांपल 2016 में इंडियाज कंप्लायंस आ गया किसके ऊपर? कंपनी एक्स के ऊपर, राइट. तो अब जो है ना एनबीएफसी को, जो एनबीएफसी जो पेरेंट कंपनी है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. यस. तो वो कैसे प्रिपेयर करेगा? एज पर इंडियाज या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ये बताओ. समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा है? कुछ तो रिस्पॉन्स दो, इंटरैक्टिव रहो क्लास में. मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंपनी एक्स जो है इसको इंडियस कंप्लायंस आ गया, यानी इंडियस कंप्लायंस कर रहा है. तो फिर कंपनी वाई जो है विच इज एन एनबीएफसी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे 2016 में कवर हो गया. तो फिर 2016 में कंपनी वाई जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा अपने सब्सिडरी के साथ. तो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो फिर वो जो है ना वो इंडियस के हिसाब से बनेगा या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? सर एएस के हिसाब से. एएस के हिसाब से. अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एनबीएफसी की इसके एनबीएफसी जो कंपनी वाई है उसके ऊपर तो अप्लीकेबल नहीं है 2016 में.
तो वो क्या फॉलो कर रहा है एएस के हिसाब से, तो एएस के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे कंपनी वाई जो है वो बना रहा है इंडियस के हिसाब से उसका फाइनेंशियल्स। अब इंडियस के ऊपर से फाइनेंशियल्स बना रहा है, तो फिर उसको जो डेटा है ना वो शेयर क्या करना पड़ेगा, उसके एक पेरेंट जो कंपनी एनबीएफसी है, जो कंपनी वह है, उसको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में डेटा शेयर करना पड़ेगा। सिंपल, समझा क्या बोला? Yes, sir. आंसर देख लेते इसका। In accordance with the roadmap, it may be noted that NBFC's net worth is less than 500 crore and shall apply 1st April 2019 onwards. ये देखे थे हमने, ये देखो यहाँ पे। Further, the holding subsidiary joint ventures of the NBFCs other than covered in the corporate roadmap also be covered on from 1st April 2019. बराबर? यानी NBFC का ये जो NBFC है, ये एनबीएफसी का होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट, ये भी कवर होंगे। अभी एक्स जो है, एक्स का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं दिया, मतलब नेटवर्थ है, लिस्टेड है, कुछ भी नहीं दिया। तो फिर आगे हम क्या करेंगे, वही देखेंगे कि अकॉर्डिंगली कंपनी वाई शैल कंप्लाई इंडियस फ्रॉम 1st अप्रैल 2019। अगर क्राइटेरिया दिया होता कि नेटवर्थ इतना है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, तो फिर हम वो पर्टिकुलर डेट से अप्लाई करते हैं। अब कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया, तो फिर उसके लिए 1st अप्रैल 2019 किसके बेसिस में, कंपनी वाई के बेसिस में, एनबीएफसी के बेसिस में कंपनी को अप्लाई करेंगे। ये देखो, ये बता रहे हैं कि इंडिविजुअल क्राइटेरिया है उसके बेसिस में कंप्लाई करेंगे। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 17 एंड 18 19 किसके बेसिस में बनेगा, एज पर एएस। एक बार क्वेश्चन देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछो। क्लियर है क्वेश्चन? यस, नो? Yes, sir. कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन डाल के रखा है मैं, अदर देन आईसीआई के इलस्ट्रेशंस, अदर देन द आईसीआई के इलस्ट्रेशंस। तो फिर ये एक बार रीड कर लेना, ठीक है? देन कम्स, ये मैंने बताया था ईसॉप रिजर्व का। ईसॉप रिजर्व कंप्यूट करने, नेटवर्थ कंप्यूट करने के टाइम में हम कंसिडर करेंगे या नहीं, कंसिडर करेंगे। लेकिन ईसॉप रिजर्व क्या होता है, कैसा होता है, वो पूरा हम पढ़ेंगे इंड एस 19 में, ठीक है? हम्म, ये क्वेश्चन आया था विच वॉज इन मई 24, अभी रिसेंट वाला जो एग्जाम है ना, जो गया है, उसमें आया था मई 24 में। एक बार क्वेश्चन रीड करो, बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का आया था। क्वेश्चन रीड करो एक बार। रीड करने के बाद एक बार कंफर्म करो कि रीड किया है कि नहीं। अगर कुछ बोर हो रहा था बताना, बोर हो रहा है या नींद आ रहा है। Done, sir. डन? क्या? रोहित, देविका, भूमि, Yes, sir. डन? तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बोल रहे, लिस्ट Yes. आउट दी। क्वेश्चन कैसा है, हार्ड है, इजी है? Easy. इजी सिंपल, क्या बोल रहे कि जो भी फेज 1 फेज 2 कंपनीज एक्ट 2015 कवर्ड है, उसके रिलेटेड बताओ क्या क्या प्रोविजंस थे और कौन कौन एक्सेप्शन थे। तो ये 4 मार्क का आया था, सिंपल क्वेश्चन। तो क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। फर्स्ट थिंग, 2015 में कंपनी को वॉलंटरी एप्लीकेशन था। 2016 में लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, एंड नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़। 2017 में लिस्टेड कंपनी एंड नेटवर्थ जो है बिलो 500 करोड़। एंड अनलिस्टेड कंपनी है एंड नेटवर्थ शुड बी
अप टू 250 करोड़, बराबर। 2000, ये था मेरा फेज 1 एंड ये था मेरा फेज 2, ठीक है। देन कम्स एक्सेप्शन में क्या क्या है। सबसे पहले जो भी कंपनीज यहाँ पे 250 करोड़ अनलिस्टेड कंपनीज है, नेटवर्थ उसका 250 करोड़ के नीचे है, यानी 250 करोड़ का जो भी नेटवर्थ है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर उसको क्या अप्लीकेबल होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बराबर। अनलिस्टेड कंपनीज नेटवर्थ जिसका बिलो 250 करोड़ है, एंड फिर उसके बाद पार्टनरशिप फर्म हुआ, इंडिविजुअल हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, ये सारे जो कंपनीज है, ये सारे कंपनीज को भी इंडिया सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इंडिया के कंप्लायंस के अंडर नहीं लाया है। मतलब कुछ बताया नहीं ना, कि सिर्फ अपने ऊपर अभी कंपनीज के ऊपर है, देन कम्स एनबीएफसीज के ऊपर है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर फर्दर नोटिफाई करेंगे, एंड इंडिविजुअल और उसके बाद एचयूएफ हुआ, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, ये स्पेसिफिकली कवर नहीं है, तो फिर इसके ऊपर भी इंडिया सप्लाई नहीं होगा। बस इतना लिखने से तुमको क्या मिलने वाला था, 4 मार्क मिलना था फुकट वाला। यही है वो जो हमने पढ़े थे, देख लेना एक बार। कूल, समझा ये क्वेश्चन? मई 24 का क्वेश्चन था। यस, नो? यस। एक लास्ट क्वेश्चन है विच इज अ गुड क्वेश्चन, जो आरटीपी में 2022 में आया था। करे रीड, स्टार्ट। Fresh Vegetables was incorporated on 2nd April 2001 under the provisions of the Companies Act 2013 to carry the whole trading business in vegetables. As per the audited financial statements 2017 approved in the annual general meeting on 31st August 2017, net worth for the first time of exceeded 250 crores. अच्छा, FVL है, इसका जो नेटवर्थ है वो क्रॉस हो गया ₹250 करोड़। देन आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Financial statement since its inception 31st March 2016 was prepared in accordance with the company's rule 2016, यानी क्या फॉलो कर रहा है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, बराबर। It has been advised henceforth should prepare the financial statements as per company rules 2015. अब यहाँ पे आगे दिया है the following additional information is provided. 2-3 entered into 60-40 relationship with the logistic company incorporated in the partnership firm Vegetable Logistics Company to carry on the logistic business vegetables from farm to market. FEL also is an associate company, Social Welfare Limited, that was incorporated on 1st July as a charitable organization and registered under Section 8 Company of Companies Act 2013. Social Welfare Limited has been associate company of since its incorporation. अच्छा, यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो एक बार देखते हैं। FEL एक कंपनी है, राइट। ये कंपनी का जो नेटवर्थ है वो क्रॉस हो गया 250 करोड़ इन 2007 ना, 2007, ठीक है। अब यहाँ पे एक SWL कंपनी है, SWL, हाँ SWL, which is an associate company since its incorporation, right? Yes, no? Then next comes यस। कौन सा, VLA। VLA के साथ एक जॉइंट वेंचर है टू कैरी ऑन द लॉजिस्टिक बिजनेस। 60-40 का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे जॉइंट वेंचर का एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जो हम कंसोलिडेशन में कवर करेंगे। अब ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्या बोलता है, जॉइंट वेंचर में दो चीज है, एक है जॉइंट ऑपरेशन, एक है जॉइंट वेंचर। जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर, इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है इन केस। अब यहाँ पे इंडेस किसको अप्लीकेबल होगा, कि जॉइंट ऑपरेशन को अप्लीकेबल होगा, जॉइंट वेंचर को अप्लीकेबल होगा। अगर इनकेस वो जॉइंट ऑपरेशन है तो फिर वो क्या होगा, उसके ऊपर इंडेस अप्लीकेबल नहीं होगा। जॉइंट वेंचर है उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जॉइंट वेंचर में दो चीज है, इसका डेफिनेशन जो है ना, जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर है यानी कंपनी जो है ना वो लिस्टेड है,
कंपनी रजिस्टर्ड है एंड जो भी राइट्स है वो कंपनी के नाम में। सेकंड, जॉइंट ऑपरेशन यानी जो दो पार्टनर्स है, जो कंपनीज के जो पार्टनर्स है, जो एफवीएल और वीडब्ल्यूएल था ना, हाँ वीएलए, एफडब्ल्यूएल एंड वीएलए, ये दोनों जो कंपनीज है राइट्स क्लेम कर सकते हैं लाइबिलिटीज और एसेट्स के ऊपर, उनका खुद का राइट्स है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट ऑपरेशन। तो जॉइंट वेंचर एक इंडिविजुअल एंटिटी है विद द सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड जॉइंट ऑपरेशन एक ऐसा है कि पार्टनर्स जो है ना, पार्टनर्स वो क्लेम कर सकते हैं उसके उनके जो लाइबिलिटीज है और एसेट्स है। इसका बेसिक डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन है ना, डिटेल में हम करेंगे कंसोलिडेशन में। बट अभी के लिए याद रखना कि जॉइंट ऑपरेशन जो है इसके ऊपर इंड एस अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जॉइंट वेंचर जो है ना इसके ऊपर इंड एस अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके एसोसिएट के ऊपर सबसे पहले चीज ये देखेंगे कि एफईएल के ऊपर इंड एस अप्लाई होगा या नहीं, ये बताओ कि अप्लाई होगा कि नहीं। यस नो, एफईएल के ऊपर। हेलो, है होगा कोई? applicable। क्यों होगा? क्योंकि नेटवर्क 250 करोड़ के अबव है। 54 से हाँ। हाँ, बट यहाँ पे ये नहीं बताया कि लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी है, बट 250 करोड़ के अबव है तो फिर उस केस में अप्लीकेबल होगा। सेकेंड चीज, एसोसिएट जो है एसडब्ल्यूएल, इसके ऊपर अप्लाई होगा, होगा या नहीं? होगा। होगा, क्यों? क्लॉज सी के ऊपर क्या है? होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। अभी जॉइंट वेंचर का देखना है हमें, एसोसिएट के ऊपर हो गया अप्लीकेबल। नेक्स्ट चीज आता वीएलए लिमिटेड, जो भी वीएल है कंपनी, ये लॉजिस्टिक कंपनीज है। तो अभी यहाँ पे हमें डिसाइड करना है ये जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वेंचर है। अगर इनकेस जॉइंट वेंचर है तो फिर उस केस में क्या होगा? इंडेस अप्लाई होगा। इनकेस जॉइंट ऑपरेशन है तो फिर उस केस में इंडेस अप्लाई नहीं होगा। सिंपल, समझा? कुछ डाउट है? यस नो? यस, समझ गया। क्या डाउट है? सर मुझे डाउट है, हम्म। ये जो एफवीएल हमने कंसिडर किया है कि अप्लाई होगा, हाँ, ये तो हमने लिस्टेड होगा तो ही हो सकता है ना। अगर लिस्टेड है तो फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी 500 करोड़ का है। क्या अभाव होगा? वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पे स्पेसिफिक हाँ। क्राइटेरिया कुछ दिया नहीं है कि ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, राइट? तो अगर अनलिस्टेड है तो ये यहाँ पे सेम, कि कौन से फेज में कवर होगा? फेज 2 में कवर होगा ना। अनलिस्टेड है, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया, उसके लिए हमने अजम्पशन ले लिया कि अनलिस्टेड है एंड इसका नेटवर्थ क्रॉस हो रहा है 250 करोड़, तो फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर तुम आंसर में देखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये प्रोविजन है, नॉर्मल प्रोविजन जो हमने पढ़ा है। ये देखो, नेटवर्थ ऑफ एफईएल इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 250 करोड़, तो इंड एस विल बी अप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिए क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि कौन से फेज में कवर होगा। क्यों? अनलिस्टेड लिस्टेड का वो नहीं बताया। देन सेकंड चीज, जो एसोसिएट है उसके लिए तो क्लियरली अपना क्लॉज ये है कि क्लॉज सी में कवर होगा, तो वो तो अप्लाई होगा ही। समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो यस वैलिड सर। है, बट ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि वो लिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है। तो हमने उसके लिए क्या अजम्पशन लिया है कि अनलिस्टेड है एंड इसका 250 करोड़ अबाउ जा रहा है, तो फिर उसके लिए एफईएल को इंडेस अप्लीकेबल होगा। कूल, ओके सर। इसका आंसर एक बार रीड कर लेना, ठीक है? तो वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर। ये चैप्टर खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं सारा चीजें, क्या क्या हमने किया था इन अ समरी फॉर्मेट। क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू इंडेस कर ले, यस नो? यस यस। चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं इसका। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहला स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं है मतलब इंट्रोडक्शन, हाउ Ind AS was implemented on companies, NBFCs, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा था सबसे पहले कि Ind AS इंडिया में क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि ग्लोबली क्या फॉलो हो रहा था? IFRS फॉलो हो रहा था। तो फिर उसके लिए इंडेस में जो है ना उनके टू हार्मोनाइज द अकाउंटिंग सिस्टम, कि इंडिया में और बाहर जो कंपनीज है इनका अकाउंटिंग सिस्टम हार्मोनाइज करने इंडिया में इंडियस अकाउंटिंग आया। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आया। अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? विच इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्स्ड IFRS। अब इसमें क्या है कि IFRS एज इट इज हमने एक्सेप्ट कर लिया, एज इट इज हमने इंडिया में अप्लाई किया, उसको बोलते हैं एडॉप्शन। अगर इंडिया इसमें कोई भी चेंजेस किया,
चेंजेस किया और उसके बाद इंडिया में अप्लाई किया, तो फिर उसको बोलते हैं कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स। तो अभी यहाँ पे कन्वर्ज्ड है, अपने इंडिया में जो भी अप्लाई होता है वो कन्वर्ज्ड आईएफआरएस है, ठीक है। अब क्या है, जो भी इंडेस है उसमें अगर कुछ एडिशन किया है, जो इंडेस बेस लिया मैंने आईएफआरएस का और उसमें कुछ एडिशन किया, अब ये जो एडिशन है इसको बोलते हैं कार्विन, ठीक है। और ये बेस है आईएफआरएस का, इसमें कोई भी चेंजेस किया मैंने, ये कोई भी चेंजेस जो है ना इसको बोलते हैं कार्व आउट, ठीक है। अब जो है ना एप्लीकेशन ऑफ इंडेस ऑन कंपनीज, फिर उसके बाद एनबीएफसीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब सिंपल सा चीज है, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है टिल दी फर्दर नोटिफिकेशंस और फ्रॉम एमसीए। पहले सबसे पहला आता है बैंक्स, बैंक्स बोल रहा सॉरी, कंपनीज। अब कंपनीज जो है सबसे पहले उनको वॉलंटरी एप्लीकेशन दिया था इन 2015 अलोंग विद द कंपैरेटिव्स, यानी कंपनीज अपने आप उन लोग वॉलंटरली अडॉप्ट कर लो इंडियस एंड कंप्लाई विद द इंडियस, ठीक है। देन फिर फर्स्ट फेज आया विच वाज द मैंडेटरी फेज। मैंडेटरी फेज कब से एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2016 से along with the comparatives, यानी मेरा जो मेन फाइनेंशियल है 16 एंड 17 को अप्लाई होगा एंड मेरा कंपैरेटिव्स होगा 15-16 का, राइट। तो फिर इसमें क्राइटेरिया क्या था, सबसे पहला क्राइटेरिया था लिस्टेड होना चाहिए एंड नेटवर्थ शुड बी मोर देन 500 करोड़, ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड वाला क्लॉज जो बोलता था अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। एंड लास्ट वाला इसका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी, ये सारी चीजें फेज 1 में कवर होते थे। सेकंड आया फेज 2। फेज 2 में क्या, मैंडेटरी एप्लीकेशन फ्रॉम 2017, 1 अप्रैल 2017 से मैंडेटरी एप्लीकेशन आया, ठीक है। इसमें क्या था, अनलिस्टेड कंपनीज थे जिसमें अप टू 250 करोड़, अनलिस्टेड कंपनीज अप टू 250 करोड़ थे और बिलो 500 करोड़ वो कवर था क्लॉज बी के हिसाब से। देन लिस्टेड कंपनीज अगर उनका नेटवर्थ इज बिलो 500 करोड़ वो कवर हो गया और इसका होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट यहाँ पे कवर हो गया। अब यहाँ पे जो भी कंपनीज अनलिस्टेड कंपनी है और उसका जिसका नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ है, तो उनको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आ रहे नहीं, सिंपल। द नेक्स्ट इज अगर कोई भी कंपनी एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है, कोई भी कंपनी एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है तो फिर उसको इंडेस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन वंस यू अडॉप्ट इंडेस, इंडेस अप्लाई किया तो फिर उस केस में इसको इट इज इररिवोकेबल, यानी वंस इंडेस तो फिर ऑलवेज इंडेस, इसको इंडेस से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्विच नहीं कर सकते कभी, ठीक है। देन इन केस देयर इज अ फॉरेन सब्सिडी, इंडियन इंडियन पेरेंट कंपनी है एंड फॉरेन में सब्सिडी है, तो फिर ये फॉरेन सब्सिडी है विच इज नॉट अ कंपनी लिस्टेड इन द कंपनीज एक्ट, तो फिर ये जो कंपनी है ये प्रिपेयर करेगा उसका बुक्स, मेंटेन करेगा उसका बुक्स एज पर द लोकल गैप, राइट। और यहाँ पे एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ये फॉरेन सब्सिडी क्या करेगा, उसका डेटा शेयर करेगा विद द पेरेंट कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन एज पर इंडियस फॉर्मेट, सिंपल। देन आता इन केस सेम वाइस वर्सा, पेरेंट कंपनी इज इन द फॉरेन कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इज इन इंडियन, इंडिया मतलब इंडिया में है, तो फिर ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसको फॉलो करना पड़ेगा इंडियस इन केस इट्स क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और ये फॉरेन कंपनी जो ये आउट ऑफ इंडिया है एंड नॉट रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट, तो फिर इस केस में ये कंपनी उसका फाइनेंशियल्स बनाएगा, उसका बुक्स मेंटेन करेगा एज पर दी लोकल गैप, मे बी आईएफआरएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर करने का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का किसके ऊपर है, पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी तो बाहर है, राइट। तो फिर इस केस में जो इंडियन सब्सिडी है उसके ऊपर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंडिया के हिसाब से फाइनेंशियल बनाना पड़ेगा। एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जो भी डेटा है उनके जो लोकल गैप है, फॉरेन कंपनी के लोकल गैप के हिसाब से डेटा शेयर करो। ये हमें लेना देना नहीं है जो डेटा शेयर करना है फॉरेन कंपनी को, बट मेन चीज इज दैट कि ये जो कंपनी है इसको फॉलो करना पड़ेगा इंडिया, जो सब्सिडी इंडिया में, ठीक है। देन आया एनबीएफसी, एप्लीकेशन ऑन एनबीएफसी। एनबीएफसी के ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेशन था फ्रॉम 2018, फर्स्ट फेज जो है ना वो 2018 में आया। और एक और चीज है, एनबीएफसी के ऊपर वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउड नहीं है, यानी अगर इन केस ये दो स्पेसिफिक क्राइटेरिया में फॉलो नहीं करता है तो फिर उस केस में एनबीएफसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, वॉलंटरी अडॉप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज क्या बोल रहा है, 2018 से अप्लाई होगा और अलोंग विद द कंपैरेटिव्स सारे लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़ उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड आया होल्डिंग, सब्सिडी एंड एसोसिएट्स, इन सारे कंपनीज अगर उसके जो क्लॉज ए में जो कंपनी है वो फॉल कर रहा है एज पर इंडेक्स, तो फिर उसके होल्डिंग, सब्सिडी, जॉइंट वेंचर इन सारे कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो होल्डिंग सब्सिडी है ना, इनकेस वो कॉर्पोरेट कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी इन द सेंस जो मेरा कंपनी 2015-16 के अंडर फॉल हो रहा है, तो फिर उस केस में उसका इंडिविजुअल क्राइटेरिया पहले चेक करेंगे, इंडिविजुअल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर उसके बेसिस में मतलब यानी जो
कॉर्पोरेट का जो कंपनीज का जो फेज 1 फेज 2 है उसके बेसिस में अप्लाई करेंगे 2016-17 में। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में फिर एनबीएफसी का क्राइटेरिया के अंडर चेक करेंगे और अप्लाई करेंगे, सिंपल। देन फेज 2 आया। अब फेज 2 यहाँ पे क्या है, सारे लिस्टेड कंपनीज with the net worth less than 500 crores and unlisted company up to 250 crores NBFCs, इसको अप्लाई होगा। एंड होल्डिंग सब्सिडी एंड एसोसिएट जॉइंट वेंचर इनके ऊपर अप्लाई होगा इंडियस, ठीक है, सिंपल। देन अदर देन और बाय ये जो कंपनीज है, लाइक कंपनीज नहीं, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सोसाइटीज, इसके ऊपर स्पेसिफिक एप्लीकेशन ये इंडियस का, तो फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। देन कम्स कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। अब कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ में क्या क्या करेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल लिखेंगे, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड करेंगे, रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट यानी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ऐड करेंगे, फिर अक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है वो लेस कर देंगे, इसमें ESOP रिजर्व इंक्लूड करेंगे, यस। देन रिवैल्यूएशन और अक्यूमुलेटेड रिजर्व, तो ये दोनों जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल। यहां तक कुछ डाउट है, यू कैन आस्क। यस नो। तो अगर सब्सिडियरी कंपनी रही जो अगर एनबीएफसी कंपनी है जो हाँ, लिस्ट में आती है फेज 1 एंड फेज 2 कौन एंड से उसकी लिस्ट में, होल्डिंग या फेज 1 या एनबीएफसी के फेज 2 रिलेटेड, हाँ। दोनों में, हम्म। हाँ एनबीएफसी की लिस्ट में आती है हम्म। एंड उसकी होल्डिंग कंपनी है जो कंपनीज एक्ट की लिस्ट में नहीं आती है, कंपनीज, तो फिर एक्ट की लिस्ट में नहीं हाँ आती हाँ है, जो हाँ हाँ, 2017 और 18 है फेज 1 फेज 2 वो राइट, दोनों के अंडर नहीं आती। ओके। तो फिर एज पर एनबीएफसी तो क्या वो 2000, कंपनी जो होल्डिंग या सब्सिडरी है हम्म, उसको भी अप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा। सिर्फ यहाँ पे अ, एनबीएफसी को वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउड नहीं है, लेकिन जो कंपनी से उसको वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउड है। समझ हाँ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इन हाँ केस अगर एनबीएफसी जो कवर्ड है